दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में और अभी तक साइंस में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने विज्ञान में पास होने की बहुत ही दमदार ट्रिक लेकर के आ चुका हूं। ठीक है ना। आप पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये एक वीडियो ही बहुत काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक वीडियो आप अंतिम तक देख लेते हैं ना तो आप बहुत कुछ साइंस में पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप साइंस में 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और जितना बताऊं बस इतना आपको बचे हुए समय में तैयार करना है। ठीक है। जितने टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको बताऊं बस इतने टॉपिक आपको पढ़ करके चले जाना है बचे हुए समय में। बाकी टेंशन नहीं लेना कितने चैप्टर आपने पढ़े, कितने आपके छूटे, वो सब छोड़ दो। साल भर पढ़े हैं आप अपने हिसाब से, अब 3 से 4 महीने पढ़ लीजिए मेरे हिसाब से। जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा कि हाँ साइंस में आप 70 में 70 ला पाए कि नहीं ला पाए। ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज, यानी एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पार्ट 1 आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। पार्ट 1 में कुछ खास क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इन प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है, इनका आंसर और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी मैं अभी अंतिम में आपको बताऊंगा एक एक चीज़। ठीक है। देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संक्षारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। अगला प्रश्न है उपचयन और अपचयन में अंतर बताइए। देखिए, इन क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना है और इनके एकदम सरल आंसर कैसे मिलेंगे मैं सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो पहले ध्यान से देखते जाइए। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, पहले चैप्टर में केवल इतने क्वेश्चन आपको अब बचे हुए समय में पढ़ना है। बाकी सारी टेंशन छोड़ दो, कितना सिलेबस आपका बचा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ बस इतना आपको पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पाठ 2 कक्षा 10 विज्ञान का पाठ 2। पहला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक सूत्र लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न है धावन सोडा बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग आपको लिखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन है। अगला है खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग और रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ये प्रश्न आपके चैप्टर 2 के हैं। चैप्टर 2 में आप बचे हुए समय में इतना अगर तैयार कर लेते हो तो आपका चैप्टर 2 से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए, पार्ट 3 आ चुका है, यानी चैप्टर 3 के क्वेश्चंस देखिएगा। पहला प्रश्न है तन्यता और आघातवर्धिता में अंतर आपको बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी के प्रमुख उपयोग आपको लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणधर्म आपको लिखना है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है यसद लेपन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या काम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए अपनाए जाने वाले प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण आपको देना है। तो इतने आपको चैप्टर 3 में क्वेश्चन पढ़ने हैं। कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हर विषय की तैयारी हमारे चैनल पे ऐसे ही कराई जाती है। अब पार्ट 4 के चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कक्षा 10 की केमिस्ट्री में आपका दूसरा चैप्टर और आपका चौथा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपके 50% क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के आएंगे, ये समझ लो। केमिस्ट्री के 50% क्वेश्चन आपके 2 पाठों से आएंगे, दूसरा पाठ और चौथा पाठ। इसलिए इन पाठों को बहुत अच्छे से तैयार करना। देखिए, इथेनॉल या इसी को एल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। तो इसका प्रमुख गुणधर्म, रासायनिक सूत्र में उपयोग लिखना है। अगला प्रश्न है एथेनॉइक अम्ल के प्रमुख गुणधर्म, रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है। एथेनॉइक अम्ल या इसी को एसिटिक अम्ल या ग्लाइसल अम्ल भी कहते हैं।
अगला है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगला है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला है साबुन की सफाई प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। अगला क्वेश्चन है एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। जो 7 सेट के पेपर बनते हैं कम से कम 3 से 4 सेटों में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये समझ लो, इतना ज़्यादा खास ये क्वेश्चन है। अगला है मिसेल किसे कहते हैं, सफाई प्रक्रिया में मिसेल का क्या योगदान है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है सहसंयोजी आबंध। अगला प्रश्न है कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, यानी कार्बन का उपयोग ज़्यादातर ईंधन के रूप में क्यों होता है, एक्सप्लेन इट। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल को ग्लाइसल अम्ल क्यों कहते हैं। ठीक है भाई, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को ग्लाइसियल अम्ल आखिर क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करना है। अब ये आपकी केमिस्ट्री यहाँ से ख़त्म हुई। आपका चैप्टर 5 यानी जैव प्रक्रम बायोलॉजी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। बायोलॉजी भी मैं आपको बताऊंगा, बायोलॉजी में आपका 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये समझ लो। देखिए पहला प्रश्न है स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है मानव हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक में आने वाला प्रश्न है। अगला है दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, 4 अंक वाला क्वेश्चन है। नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन एवं क्रियाविधि समझाइए, 6 अंक का। ये समझ लो इस चैप्टर से आपका 1 अंक तो दीर्घ उत्तरी फंसेगा ही फंसेगा, एक प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरी और एक प्रश्न आपका लघु उत्तरी यानी 4 अंक वाला फंसेगा और एक प्रश्न 6 अंक वाला। ये समझ लो बायोलॉजी में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधों में जल और भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और कैसे होता है। इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं मैं बताऊंगा। देखिए पाठ 6 आपका आता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। पहला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, या इसी को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, तो न्यूरॉन का चित्र बनाइए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, कुछ प्रमुख हार्मोन के नाम लिखिए एवं कार्य आपको समझाना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला चैप्टर आपका पाठ 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके एक एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। उसके बाद अगला प्रश्न है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। ठीक है, ये छोटा हु है। अगला मनुष्य में वृषण के क्या काम हैं, टेस्टिस का क्या वर्क होता है। अगला है डीएनए का प्रजनन में क्या महत्व है, डीएनए आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, परिचित लग रहा है, इसका क्या महत्व होता है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पुष्पी पौधों में या पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, सचित्र वर्णन आपको करना है। पुष्पों में प्रजनन आखिर कैसे होता है उसका चित्र आपको बनाना है। अगला है ऋतुस्राव क्यों होता है, इसी को रजोधर्म भी कहते हैं, ये क्यों होता है आपको बताना है। अगला है प्रमुख गर्भ निरोधक विधियों का वर्णन कीजिएगा। नर अथवा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना है। ये आपको इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर बायोलॉजी का आनुवंशिकता, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट, लगभग बायोलॉजी का 25% क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, देखिए समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण दे करके समझाना है। अगला प्रश्न है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगला है आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है मेंडल के प्रयोग का वर्णन कीजिए, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ठीक है,
आप देखते हैं दोस्तों फिजिक्स आपका स्टार्ट होता है। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। बोर्ड एग्जाम संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए इसी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इन सभी प्रश्नों को मैं वीडियो बाय वीडियो आपको पढ़ा सकता हूं। अगर आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भैया हमें ये सारे क्वेश्चन पढ़ा दो, तो मैं 15 दिन के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा और आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के क्वेश्चन देखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्राथमिकता क्यों देते हैं। ठीक है, अवतल अथवा उत्तल दर्पण के दो प्रमुख उपयोग आपको लिखना है। आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र लिखिए एवं उसमें उपस्थित प्रत्येक प्रतीक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, दर्पण सूत्र लिखिए और उसके जो प्रत्येक प्रतीक होते हैं यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो है, इसमें f क्या है, u क्या है और v क्या है, इन सब को आपको परिभाषित करना है, परिभाषा लिखना है। स्नेल का नियम लिखिए एवं अपवर्तनांक का सूत्र आपको लिखना है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखते हैं पाठ नंबर 10 के क्वेश्चन है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बेहद इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर हो जाता है। इससे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को परिभाषित करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, आपको बताना है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है समझाइए। अगला प्रश्न है सूर्योदय के समय सूर्य लाल लाल क्यों प्रतीत होता है, रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, आपको बताना है। ठीक है, कक्षा 11 देखिए पाठ 11 विद्युत के क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, पहला है ओम का नियम क्या है। दूसरा प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो 100% तैयार करके ही जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम या जिसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक आपको बनाना है। अगला प्रश्न है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो शुद्ध धातु के न बना करके मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। यानी लाइट संबंधी जो अवयव होते हैं, बिजली से संबंधित जो उपकरण होते हैं वो आपके मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, अब पाठ 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्मों को लिखिए। अगला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को समझाइए। अगला प्रश्न है परिनालिका किसे कहते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है भू संपर्क तार यानी अर्थिंग तार क्या है, इसका काम क्या है, आपको बताना है। अब देखिए पाठ 13 हमारा पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन आता है। इसके एक एक प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है ओजोन परत क्या है तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर आपको बताना है। अगला प्रश्न है पोषी स्तर क्या है, क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, यानी अगर एक क्वालिटी के एक जैसे सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा। उसके बाद जैविक आवर्धन क्या है और पर्यावरण प्रदूषण एवं जल प्रदूषण पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है। अब बात आती भैया इन क्वेश्चंस को हम तैयार कैसे करेंगे। देखिए आपको पहली बात अगर मुझसे इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है
और लिखना है भैया प्लीज़ इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पार्ट बाय पार्ट करके करवा दीजिए। तो मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कितना एग्जाम में लिखना चाहिए, कितना लिखने पर आपको फुल अंक मिलेंगे। या फिर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको ये क्वेश्चन उठाना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्मों को लिखिए। सीधा इसको गूगल असिस्टेंट गूगल पे सर्च कर देना है, ठीक है। और आपको गूगल का एआई जो है बढ़िया आंसर बना करके दे देगा। आंसर नहीं देता तो किसी वेबसाइट में चले जाइए, जो आंसर आए एक बढ़िया सा आंसर आपको अपनी एक नोटबुक बना लेना है और प्रत्येक क्वेश्चन को सर्च करके उसका आंसर जो है एक बार पढ़ना है और नोटबुक में नोट करते जाना है। ऐसे आप पर डे 8 से 10 क्वेश्चन पढ़िए, ये होंगे 70-80 क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में आप पूरी साइंस को फिनिश कर लेंगे। यदि ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।